नमस्कार। स्वागत करते हैं आर्टिस्ट के एक स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं फिर से डॉक्टर अल्पा मंडावत। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर अल्पा मंडावत जी डायरेक्टर है एक एनजीओ की। ये एनजीओ स्पेशल चाइल्ड की केयर के लिए और उनके एजुकेशन के लिए काम करती है। अल्पा जी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर भी हैं। और आज हम उनसे बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। तो स्वागत है अल्पा जी आपका फिर से। नमस्ते रितु जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बहुत ही बढ़िया। जैसे कि अल्पा जी, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी टैरो कार्ड के बारे में और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दी थी। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। तो पहले ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड एग्जैक्टली होते क्या हैं? आकाशिक जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड आकाश से लिया गया है। उसका मतलब होता है स्काई, स्पेस, ईथर, राइट। तो ईच एंड एवरी सोल्स का जो वाइब्रेशनल रिकॉर्ड होता है वो आकाशिक रिकॉर्ड कहलाता है। मीन्स जो जो भी हमारे थॉट है, इमोशन है, एक्शंस है, हमारी जो लाइफ इवेंट्स होती है, उन सभी का एक डेटाबेस होता है जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। और इट्स नॉट अ फिजिकल, बट वो वाइब्रेशन के में स्टोर है हमारे यूनिवर्स में। और अगर मैं ऐसे बताऊं तो इसको ये भी कह सकते हैं हम कि इट्स अ कंटेंट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। हमारा जो चित्त होता है उसका वो कंटेंट है। और इसको यूनिवर्सल लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ मेमोरी हाउस ऑफ यूनिवर्स, ये भी हम कह सकते हैं। एंड आकाशिक रिकॉर्ड जो है दैट इज एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड अवेलेबल ऑल द टाइम। तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना कि उसका क्यों आकाशिक रिकॉर्ड का कार्य क्या है, मतलब, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो भी हमारी ये कर्मा जर्नी के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए होता है, हमारी क्या पोटेंशियल किल है, हमारी हीलिंग जो हमें कोई चीजों के लिए करना है, इंसाइट चाहिए हमें, सेल्फ जो एक जर्नी है हमारी, इसको हमें डिकोड करना है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसी से हमें वो गाइडेंस मिल जाता है। कि अल्पा जी पहले तो ये बताइए, जो आकाशिक रिकॉर्ड आपने बता रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली ये वेस्टर्न से है या फिर ये हमारे शास्त्रों में भी इसका कोई जिक्र है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो उसमें चित्रगुप्त की किताब, चित्रगुप्त का चोपड़ा ऐसे बोलते थे, और वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाले देवता है, ऐसा बताया गया है। तो हाँ, ये भी है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे थॉट, इमोशन, एक्शंस, उसका जो भी हिसाब किताब होता है वो उनके पास होता है। तो हमारे शास्त्र भी उसको बिलीव करते हैं। तो अल्पा जी से आपने पहले बताया था कि हम इसको एक्सेस करना होता है। तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है या इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक टेक्निक या कोई प्रोसेस होता है? देखिए, ये क्या है ना कि आप, मतलब, हर एक सोल के कर्मा है, राइट। तो हम्म। जैसे किसी का भी जीवन में जब प्रॉब्लम आती है, बहुत आंसर्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी रिपीटेड इवेंट्स होती रहती है, तो वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसे रिपीटेडली क्यों ये सब होता है। क्योंकि ये उनकी एक थॉट पैटर्न होती है ना, जो उनको वो चीजें रिपीट करवाती है। बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमें कार्य में मिलते हैं, हमारे कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे भी जब वो लॉजिकल माइंड से जब कुछ भी आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर उनको ये सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और तब आपको उसके आंसर आकाशिक रिकॉर्ड में मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। बट हाँ, अगर आप प्रोसेस अगर सीख जाते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो आप ही के कर्मों का क्रेडिट डेबिट अकाउंट है ना। आपकी जो पास्ट लाइफ कर्मा थे, आपने जो भी डिड पास्ट लाइफ डिड की थी, उसी का ये रिकॉर्ड्स है। तो आप एक्सेस कर सकते हो, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग उसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे हम्म। मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं कि अगर मुझे हम लोगों को अगर ऑनलाइन ऐसे लेक्चर करना है, राइट, तो हमें उसकी प्रोसेस तो सीखनी पड़ेगी ना, कि कंप्यूटर अगर आपको लर्न करना पड़ेगा, किस तरह से जूम मीटिंग या कोई भी गूगल मीट या ऐसे मीटिंग हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, और किस तरह से मीटिंग को एक्सेस कर सकते हैं ना, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो जी। हमारा आसानी से कम्युनिकेट इस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको उसका कोर्स या जो प्रोसेस है वो सीखनी पड़ती है। अदरवाइज आप किसी आकाशिक रीडर के पास जाके भी एक्सेस करवा सकते हैं।
अल्पा जी, जैसे आपने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा हर मूवमेंट जो है रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमारी पास्ट लाइफ के जो भी रिकॉर्ड्स हैं पिछले जन्म के, क्या इससे वो भी पता किए जा सकते हैं, हाँ, या मैंने फिर अभी आपको पिछले जन्मों के जो राज है वो खोले जा सकते हैं? हाँ, अभी मैंने आपको बोला ना कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। जो भी हमने कर्म किया है उसी का वो क्रेडिट डेबिट अकाउंट है। तो ऑब्वियसली कर्म हम इस जन्म में भी करते हैं तो वो भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रेजेंट लाइफ में भी जो हम एक्शन लेते हैं, क्रियमन कर्मा जिसको हम बोलते हैं, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। पर बहुत सारे पहले भी हमने जो जन्म लिए हैं उसका भी रिकॉर्डिंग वहीं पे है, क्योंकि मैंने पहले ही आकाशिक रिकॉर्ड के लिए बताया ना, वो वाइब्रेशनल रिकॉर्ड है ईच एंड एवरी सोल का, और उसमें हम्म। सब कुछ है। तो आज तक आपके जिसके जितने भी जन्म हुए हैं उन सभी का रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड के पास है। तो आपके नाम से आपका एक फोल्डर है। और ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें अगर जाके आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो। और अगर उसमें कुछ आपने कोई ऐसे कर्म किए है, या तो आपकी एक ऐसी कोई नेगेटिव पैटर्न है, या अनवांटेड ऐसी कोई चीजें हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है, बट उसके चलते आपकी प्रेजेंट लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है ना, एक पैटर्न बन जाती है हमारी सोचने की, या हमारे ऐसे कोई स्टक इमोशन होते हैं, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो वो कैरी करके ही हम फिर से इस जन्म में आए हैं। तो जिसका जरूरत नहीं है, ऊपर से वो हमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारे कर्म के। तो उसको आप हील कर सकते हो। मतलब तो आप अपने आपके पास। हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ अपने पुराने जन्मों की वजह से अगर इस जन्म में हमारा कोई ब्लॉकेज है या कोई पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है जिससे कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो वो जानकर उसका सॉल्यूशन निकाल कर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को अच्छा कर सकते हो। यस, यही मेरा कहना है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड का कार्य क्या है, वो हमें गाइडेंस देने का काम करता है। वो हमारा जो पोटेंशियल हीलिंग करता है, वो हमारी जो इंसाइट है या हमारी सोल जर्नी है, वो बताता है। और हमारी सेल्फ अंदर हमारा जो भी क्या हम मतलब हमारी जो अंदर जो हम सबकॉन्शियस माइंड कहो, अनकॉन्शियस माइंड कहो, उसकी जो भी पैटर्न है, जो भी उसमें स्टकअप इमोशन है, मेमोरीज है, वो सभी कुछ वो दर्शाता है। तो अल्पा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बताया भी कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो हमारे पास्ट लाइफ का रिकॉर्ड है, तो क्या हम अपना फ्यूचर का लाइफ का कोई भी इंसिडेंट या कोई भी रिकॉर्ड हम इससे पता कर सकते हैं? मतलब फ्यूचर भी क्या इसमें स्टोर होता है? देखिए, एक्चुअली तो जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी का स्टोरेज है। पर फ्यूचर क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इससे? क्योंकि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने जाओगे, कब ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तब जाओगे। चाहे किसी हम्म। भी वजह से, वो स्टक इमोशन की वजह से है, ऐसी कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न या बिहेवियरल ऐसी कोई थॉट पैटर्न है जो रिपीटेड ऐसी उसकी वजह से है, या तो आपके कोई ऐसे कर्मा है जिनकी वजह से आपको सफरिंग है, तो आप तभी जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अ, अपना पास्ट कर्मा देखोगे, पास्ट लाइफ देखोगे, या तो अपनी या सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, तो ऑब्वियसली हमें तो इस लाइफ में मतलब सक्सेस चाहिए, या इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम प्रेजेंट लाइफ में उसको करेक्ट करेंगे, राइट? कि जो हमारा मिस्टेक्स हमने की है, तो जब आप प्रेजेंट लाइफ में करेक्शन करते हो तो ऑब्वियसली वो आपके क्रियामन कर्मा हो जाएंगे। और क्रियामन कर्मा ही हमारे आगामी कर्मा को जनरेट करते हैं। तो यहाँ हो क्या जाएगा कि फ्यूचर कुछ भी हो आकाशिक रिकॉर्ड में, पर जब आप अपने क्रियामन कर्मा को चेंज करोगे, प्रेजेंट लाइफ के कर्मा को आप बदलोगे, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर भी बदलेगा। और इसीलिए हम फ्यूचर के लिए आकाशिक रिकॉर्ड को के पास नहीं जाएंगे। हम उसके लिए तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान है ही। हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी के लिए अगर कुछ जानना है तो वो एस्ट्रोलॉजी से हम कर सकते हाँ। हैं, भाग्य का प्रोडिक्शन। तो अल्पा जी, ये बताइए कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उन्हें योग या ध्यान के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? हाँ, यस रितु जी। क्या है ना कि देखिए, जैसे मैंने बताया वो वाइब्रेशनल रिकॉर्ड है ना। तो और हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो बहुत सारे ये ब्रह्मांड का ज्ञान हमें दिया है, ग्रह नक्षत्र तारागण, या जो भी उनकी ग्रहों की चाल, ब्रह्मांड, और उसके मानव जीवन पे या तो हमारे क्लाइमेट पे क्या क्या इफेक्ट होती थी, और वो सभी कुछ हमें बताया है। तो उन्होंने कैसे बताया उतने सालों पहले, मतलब हजारों साल पहले तो इतने इंस्ट्रूमेंट भी शायद नहीं बने थे कि जिससे हम ये एस्ट्रोनॉमी जो है उसको जान पाए। बट आज की डेट में भी बहुत सारे हमारे जो शास्त्र है उसी के ज्ञान को फॉलो भी लोग करते हैं।
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सबको। तो उनको कैसे पता चला कि ये ग्रह है, नक्षत्र है, वो कैसे है, दिखने में कैसे है, या तो उनका जो बीज मंत्र से लेके बहुत कुछ दिया है हमको। तो ये उनका एस्ट्रल प्रोजेक्शन हम कह सकते हैं, कि जो सूक्ष्म शरीर होता था उनको, उनका जो एस्ट्रल बॉडी जिसको कहते हैं, तो वो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे और उसके जरिए उन्होंने ये सब ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये वो कैसे करते थे ना, ध्यान और मेडिटेशन के जरिए, योग करके वो करते थे। क्योंकि योग आप समझते हो कि योग को संस्कृत में युज कहते हैं, और युज का मतलब है कनेक्शन। तो वो भले फिजिकल बॉडी में थे, बट उसका जो, उनका जो सूक्ष्म शरीर था, उनको वो कनेक्ट कर पाते थे, उसको वो ट्रैवल करके ले जा सकते थे। तो ये पॉसिबल है, इसके जरिए बहुत अच्छी तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड तक। अल्पा जी, जैसे मतलब एक क्यूरियोसिटी आती है कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो हमारी प्रेजेंट दुनिया में ही कहीं स्टोर है, मतलब इस ब्रह्मांड में ही कहीं स्टोर है, या कोई एक अलग दुनिया है जहाँ पे एक डेटाबेस बना हुआ है? नहीं, देखो मैंने बोला ना कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो तो दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड अवेलेबल ऑल द टाइम। तो वो हम इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या है ना, स्पेस एंड एनर्जी, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं। स्पेस मतलब शिव और शक्ति मतलब एनर्जी। तो ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो एनर्जी और वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो ये जो स्पेस जिसको कहते हैं, इसीलिए उसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाश मतलब स्पेस। तो हम्म। वहीं पे यूनिवर्स में ही उसका स्टोरेज है। बट अगर आप मुझे ये पूछोगे कि कहाँ पे है, तो अगर हम इसको हमारे शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, है ना, जो हम लोग हम्म। एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, ज्योतिष विज्ञान में मानते हैं, जिसे मैंने पहले ही किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका स्टोरेज नक्षत्र में है। अच्छा। क्योंकि नक्षत्र जो है 27, एक्चुअली 28 नक्षत्र है। 27 के बारे में सब जानते हैं, पर एक अभिजित नक्षत्र भी, जिसको हम स्पिरिचुअल नक्षत्र कहते हैं, तो हम्म। उसको हम हमारे ओरिजिनल कर्मा फोल्डर भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं। तो ये जैसे आकाशिक रिकॉर्ड है, ये हर एक सोल का स्टोरेज है, वहां पे कर्मा का स्टोरेज है। तो जो इसका कनेक्शन है, मतलब किसी जैसे सोल से तो है कनेक्शन कि हाँ सोल का जो कर्मा है उसमें स्टोर हो रहा है, बट क्या हमारा जो फिजिकल फॉर्म है वहां पर भी इसका कोई कनेक्शन हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी बॉडी में इसका जो एक कनेक्शन बन रहा है, तो वो कैसे है, मतलब वो थोड़ा सा समझाइए आप। सोल के बेस देखिए पे तो हम समझ गए, लेकिन हाँ, जैसे कि सब लोग क्या है कि मतलब मैं आगे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड। तो सभी को क्या है कि फिजिकल फॉर्म ही समझ में आती है, तो हमारा फिजिकल फॉर्म का कनेक्शन आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे कनेक्टेड है कि जो उसको एक्सेस मिलता है? देखिए रितु जी, क्या है ना कि जैसे मैंने नक्षत्र की बात की, ठीक है ना, और हमारा जो शरीर है, तो हमारे डीएनए भी है ना। तो हम बोलते हैं ना, डीएनए जो है हमारी सोल इम्प्रिंट है ना। तो अगर थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म में जो हमारे शरीर में है, वो डीएनए में है, कि डीएनए के ऊपर की जो इम्प्रिंट्स है वो हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स है। और हम्म। उसके अलावा अगर मैं कनेक्शन आपको अच्छे से समझाना चाहूँ डिटेल में, तो हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, वो सबको पता है ना। हम्म। तो ये जो चक्रास है, उसी पे हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे कार्मिक डिपोजिशन है, ब्लॉकेजेस है। तो अ, आकाश में मतलब यूनिवर्स में जो नक्षत्र है और हमारे शरीर में जो चक्रस है, उन दोनों का गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हमारे शरीर में जो 72,000 जितनी एनर्जी चैनल्स होती है, उसके जो जंक्शन पॉइंट होते हैं, उसको हम चक्रास कहते हैं। तो ऐसे हमारे 114 जितने चक्र है, उसमें से 112 जो चक्र है वो हमारे इनर बॉडी में है, और दो चक्र हमारे आउटर बॉडी में है। और अगर आप ऐसे देखें कि नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र है, और जो एक जो नक्षत्र होते हैं उनके चार पदा होते हैं ना। तो अगर 27 नक्षत्र के पदा अगर गिनोगे तो 108 होगा, ठीक है ना, 108 होंगे। अब इसीलिए हम वो जपमाला करते हैं, 108 की मणके लेते हैं और उसकी जपमाला करते हैं, ताकि जब भी हम कुछ जाप करते हैं, तो वो क्या है, साउंड एनर्जी है ना, हम्म। वाइब्रेशन होते हैं, और वो वहां तक पहुंचते हैं। इसीलिए जब भी किसी बीज मंत्र का जाप करना होता है, तो हमें बोला जाता है कि भाई आप ये माला करो, ताकि साउंड में ट्रैवल करके वो नक्षत्र के पास जाए। क्योंकि नक्षत्र क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड है। हमारे सोल का जो कार्मिक जो डेटा है वो उसमें है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि आपने बोला, आप पूछोगे कि 108, पर आप तो 112 या 114 बोल रहे हो, है ना। हम्म। तो यहाँ पे अभिजीत एक स्पिरिचुअल नक्षत्र है, उसको भी हम गिनेंगे तो ऐसे तो 28 नक्षत्र है।
तो इसके हिसाब से 114 चक्र हमारे बन जाते हैं। तो ये सीधा ही एक्सेस परमात्मा ने हमारे शरीर में दिया है चक्रों के स्वरूप में। और उसी तरह से हर एक जो राशियां होती है, प्लेनेट होती है, वो भी हमारे शरीर में ही है। और इसीलिए तो ऐसे कहते हैं ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड है तो वो सिर्फ ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर ही है। वो हमारे शरीर में भी एक्सेस दिया गया है। तो बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी है, आकाशिक रिकॉर्ड है, चक्रस है, हमारा बॉडी है, डीएनए है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दैट्स वाई तो ऐसे बोलते हैं कि इट एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड अवेलेबल ऑल द टाइम। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, आपको प्रोसेस आनी चाहिए। ओके। तो जैसे बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन जैसे ये बताया कि जैसे क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो क्या क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं? देखिए, क्वांटम फिजिक्स की जब बात आती है ना, तो वो उसका एक वैलिडेशन है ना, वो एक साइंटिफिक रिसर्च है जो प्रूवन है। हम्म। तो हम उसको और फिजिकल कह सकते हैं। बट जब आकाशिक रिकॉर्ड की बात आती है तो अ, मतलब साइंस के लेवल पे, रिसर्च के लेवल पे उसको भी वैलिडेशन उसका नहीं किया गया है। बट हाँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वे में हम मानते हैं, क्योंकि जैसे हम ये भी मानते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, हम्म। वाइब्रेशन, ये सब मानते हैं, है ना। और ऐसे देखा जाए तो आपको ये भी पता है कि जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें या तो लैपटॉप जो भी है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और उसके अंदर जो फोल्डर्स हम बनाते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, है ना। तो हार्डवेयर हमें दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता है। वैसे मतलब वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम ये यूनिवर्स को कंप्यूटर समझते हैं, सुपर कंप्यूटर, तो हम्म। उसमें ये जो भी स्टोरेज होता है, हमारे थॉट, इमोशन, हमारे कर्मा, या जो भी इस दुनिया में चल रहा है, उन सब की ऐसे हम कह सकते हैं कि आकाश जो है ना वो पिक्चर्स ले रहे हैं, है ना, फ्लैश लेके। तो जैसे सब कुछ उसके नीचे हो रहा है, सबके पिक्चर्स, सबकी मेमोरी, सब कुछ जो भी आवाजें आती है, जो भी तरंग है, उसके माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके फोल्डर आकाश में बने हुए हैं। तो उसका कोई साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे कुछ एविडेंस या तो कहने वो कहते हैं ना कि वैलिडेशन नहीं है। बट ये अगर हम क्वांटम थियरी को मानते हैं तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ओके। जैसे अभी स्पिरिचुअल लेवल पे। आपने नक्षत्र की बात की, तो इसमें जो कौन सा नक्षत्र डोमिनेट करता है, मतलब हमारा जन्मा नक्षत्र जिसमें मून मून है, या जिसमें किस तरीके से आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए, आपको शायद पता होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका जब राशि पे से नामकरण करने की बात आती है तो चंद्र राशि पे किया जाता है हम्म। ना। मान लो आपकी चंद्र राशि कन्या है, तो उसका नाम पौठाना आता है, तो उसके ऊपर से नाम रखेंगे, ऐसा रिवाज है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अ, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड जिसको मैंने बोला ना कि ये कंटेंट ऑफ अवर कॉन्सियसनेस है है ना। हम्म। तो जब चंद्र जो है वो मोस्ट कार्मिक प्लेनेट है, लोग चंद्र को बहुत सॉफ्ट प्लेनेट कहते हैं। बट चंद्र क्या है? हमारा मन है, हमारा चित्त है। जैसे कि हमारा जो अंतःकरण है उसके चार पार्ट होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारा। उसमें से ये जो चित्त है ना, वो चंद्र है। तो चंद्र क्या करता है? हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है। आपने हॉरोस्कोप का चार्ट देखा होगा, 12 खाने होते हैं। हम्म। तो हमारे हम्म। जीवन के अलग अलग घटनाएं, अलग अलग जो तबक्के हैं, मतलब उसको वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। कि देह स्थान है, धन और कुटुंब है, पराक्रम है, सुख स्थान, मातृ स्थान, मतलब सो एन करके मृत्यु स्थान है, या कैरियर का कर्म लाभ है, ऐसा करके। तो कहने का मतलब है उसी में सभी कर्मा का स्टोरेज होता है। तो हम्म। चंद्र क्या करते हैं? 2.25 दिन में क्यों राशि बदल देते हैं? फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो वो हर खाने में जाके कुछ कर्मा या तो रिसीव कर लेते हैं, या कुछ कर्मा वहां पे वो छोड़ देते हैं। मतलब हम्म। उस तरह से हमारे जीवन में घटनाएं भी बनती रहती है। तो चंद्र उसको हम ये कहेंगे, वो ना डेटा कीपर है। होता है ना, कोई बंदा होता है जो हर एक डेटा को कलेक्ट करता है और फिर फोल्डर्स बनाता है। तो चंद्र हम्म। डेटा को कलेक्ट करता है कि आपने कर्म के स्थान पे क्या किया, आपने मातृ के स्थान पे क्या किया, आपने धन कुटुंब के लिए क्या किया, है ना, हम्म। आपने पढ़ाई के उसमें क्या किया। तो जो भी 12 खाने में जो जो घटनाएं जीवन की होती है उसका डेटा वो कलेक्ट करके, उसके दो फोल्डर है, राहु और केतु, जिसको हम मून के दो नोड्स कहते हैं।
तो उसी में हम्म। डालते हैं। तो राहु जो है वो आपकी फ्यूचर लाइफ जर्नी है, केतु आपका पास्ट लाइफ का फोल्डर है। तो यहाँ पे ये जो राहु केतु है ना, दैट इज द कंटेंट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। तो आकाशिक रिकॉर्ड का जो हम फोल्डर कहते हैं, कि जो मैंने आपको ये भी बताया कि जो 27 नक्षत्र है, तो आपको तो पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि चंद्र की 27 रानियां थी। या तो अगर हम वैसे वेस्टर्न या एस्ट्रोनॉमी को भी समझे तो ऐसा बोला गया है कि ये 27 जो नक्षत्र है दे आर लूनार मेंशंस, है ना। हम्म। चंद्र के महल हम समझ सकते हैं, वो ऐसी जगह है। तो चंद्र जब 28 डेज में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, तो बीच बीच में वो वहां पे रुकते हैं, ऐसा बताया गया है ना। तो वो रुकते क्यों है ना। तो हम, वो उनकी जगह है, स्पेस है। और आकाशिक रिकॉर्ड भी स्पेस है, आकाश मतलब स्पेस। तो वो जगहों पे कार्मिक जो फाइलें होते हैं वो वहां पे छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्र राशि पे से नाम तो करण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जन्म जब होता है तो चंद्र जिस नक्षत्र में, जिस लुनार मेंशन में होते हैं, वहीं से हमारी अधूरी यात्रा शुरू होती है इस जन्म की। तो हम्म। पास्ट लाइफ की जो अधूरी यात्रा है या अधूरी कहानी है, वो इस जीवन में उसका सेकेंड पार्ट होता है, हाँ, पूरा जैसे करने के लिए हम आते हैं। हाँ, जैसे और हॉरोस्कोप, जैसे हॉरोस्कोप में जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, रिलेटेड प्लैनेट की जो दशा होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि रिमेनिंग दशा, यानी हाँ, वहां हम से आपका लाइफ हाँ, एंड हुआ होगा, वहीं से उसी नक्षत्र उसी प्लैनेट से आपका जो रिमेनिंग टाइम पीरियड स्टार्ट हाँ, होता हाँ, जैसे आपने महादशा अंतरदशा का टेबल देखोगे ना, तो उसमें ऐसा लिखा होता है ना कि मान लो चंद्र की 10 साल की होती है, 10 ईयर्स की। है। तो कभी किसी का लगा कि अभी 4 साल आपने भुगत चुके, अभी से आपकी शुरू हुई, तो 4 साल पिछले जन्म में भुगते। तो जहां से अधूरा कहानी होता है, वहीं से उसका सेकेंड हाफ शुरू होता है। हम्म। और मैं तो ये तक कहती हूँ कि हम चंद्र राशि के ऊपर से भी नहीं, चंद्र का जो नक्षत्र होता है, तो जो हमारा मून नक्षत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस नक्षत्र के सिलेबल्स पर से नामकरण करना चाहिए। क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने, सबसे पहले बताया कि ये वाइब्रेशनल रिकॉर्ड है ना, वाइब्रेट करता है, फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो हम जितनी बार अपने नाम का उच्चारण करेंगे, उतनी बार वो वाइब्रेशन वहां पहुंचेंगे, तो रिकॉर्ड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उससे हमें गाइडेंस मिलता जाएगा। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड भी जो रीड करते हैं ना, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, पर जो रीडर भी होते हैं ना, वो हमारा जो प्रेजेंट लाइफ का जो नाम होता है ना, मान लो आपका नाम रितु जी है, मेरा नाम अल्पा मुंडावत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी का जो भी प्रेजेंट लाइफ का नाम होता है, जैसे मेरा नाम अल्पा मंडावत है, तो मेरे नाम से ही वो शुरू करेंगे, इस जन्म का नाम लेके आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाता है। अच्छा। क्योंकि उसका भी रीजन है कि पिछले जन्म में कुछ भी नाम रहा हो, है ना। जैसे आपका एक अभी तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकोगे। हमारा जो आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में पहले कोई अलग नाम होता है, फिर अभी बीच में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इसको अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप कर सकते हो। तो जब हम चेंजेस करते हैं, तो हमारा नाम थोड़ा सा अगर बदल जाता है, कोई स्पेलिंग बदल जाते हैं, तो अब वो पिछले वाला वैलिडेशन में नहीं आएगा, वो वैलिड नहीं कहलाता है। जो भी नया हमने अपडेट किया, उसी से फिर हमारा सब कुछ चलता है। तो उसी तरह से भले वो जो रिकॉर्ड हमारा है वो तो जन्मों जन्मों का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो तो इटरनल है। और इसीलिए नक्षत्र को भी हम कहते हैं, पता है ना, नक्षत्र जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका डिके नहीं होता है। और नक्षत्र में क्षेत्र मतलब प्लेस, जगह। तो ये सब कुछ रिलेट होता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आकाशिक रिकॉर्ड हमारे जो नक्षत्र है वो ही है। और इसीलिए जो हमारा प्रेजेंट लाइफ का नाम है, वो जितनी बार आप चेंट करोगे, मतलब बोलोगे, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और हमें उधर से हमारे जो रिकॉर्ड का एक्सेस मिलता रहेगा, तो हमें गाइडेंस मिल जाएगा। तो फिर हमें बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। अल्पा जी, ये बताइए, जैसे पीएलआर होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो प्रोसेस होता है, वो आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के प्रोसेस से कितना डिफरेंट है? इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब हम पीएलआर करते हैं, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो जिस भी पर्सन को पास्ट लाइफ करना होता है, हम उसको प्रोसेस करवाते हैं ना, उसको ले जाते हैं, मतलब एक्सेस करवाते हैं, ट्रांस पे ले जाते हैं, या जिस वे से भी, है ना, उसको एक्सेस करवाते हैं। बट जब ये आकाशिक रिकॉर्ड की बात होती है, तो आकाशिक जो रीडर होते हैं
वो आपके नाम से एक्सेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ही कर सकते हैं, जिनका भी आकाशिक रिकॉर्ड करना है वो खुद भी कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया ना, उसके लिए एक प्रोसेस होती है, तो वो उनको लर्न करनी पड़ती है, और इस तरह से वो भी कर सकते हैं। पर ज्यादातर ये होता है कि आकाशिक रीडर जो होते हैं वो एक्सेस करते हैं। कि जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ये काफी सारे जो एक क्लेम्स होते हैं कि हमने किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को एक्सेस किया, या हमने किसी की सोल से कनेक्शन किया किसी सेलिब्रिटी के। मतलब वो सेलिब्रिटी, वो भले ही प्रेजेंट है अभी लाइफ में या प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्लेम आपको कितना ऑथेंटिक लगते हैं? मतलब क्या बोलना चाहोगे आप इसके लिए? देखिए, इसमें कैसी बात है ना, आजकल बहुत देखने को मिलता है कि कोई भी सेलिब्रिटीज होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, उनके बारे में लोग बताना चाहते हैं कि भाई इसकी पास्ट लाइफ ये थी या इसकी पास्ट लाइफ ये थी। बट मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं उसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानती हूँ। उसका रीजन ये है कि आप अगर अलग अलग लोगों के मंतव्य और अलग अलग लोगों की मतलब बातें सुनोगे, तो वो जैसे एक बंदा है, कोई एक पॉलिटिशियन है, तो किसी ने अलग पास्ट लाइफ बताई और किसी ने अलग पास्ट लाइफ बताई। कोई फिल्म एक्टर है तो कोई अलग पास्ट लाइफ बताता है, तो कोई बोलता है वो पास्ट लाइफ में कोई ये बंदा था। तो अगर दो या तीन लोग एक ही पर्सन की पास्ट लाइफ अलग अलग प्रिडिक्ट करते हैं, तो फिर वो इतनी ऑथेंटिक नहीं लगता है हमको। और मैं ये जरूर मानती हूँ कि हमारी एक पास्ट लाइफ नहीं होती है, हमारी भी बहुत सारी पास्ट लाइफ होती है। बट उसका कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी की भी पास्ट लाइफ को ऐसे एकदम रैंडमली देख पाए, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे लगता है कि मैं उसको इतना ऑथेंटिक नहीं मानती हूँ, अदरवाइज तो फिर मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं, उन्होंने किसी ने भी क्लेम नहीं किया है कि हमने सेलिब्रिटी की सेम ही लाइफ देखी। हाँ, मेरा यही कहने का मतलब है, आज आज मान लो कि मैं हूँ, तो कोई अगर मेरी पास्ट लाइफ कुछ और बताता है, कोई दूसरा जो रीडर है वो कुछ और बताता है, तीसरा कोई और कुछ और बताता है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। और ये जरूर है, मैंने जैसे अभी भी मैंने रिपीट करती हूँ कि हमारी एक पास्ट लाइफ नहीं होती है, बहुत सारी होती है। बट फिर भी ये कहना मुश्किल है कि कितने अंश तक हम उसको सच समझे या सत्यता का प्रमाण कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच अल्पा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आकर्षक रिकॉर्ड के बारे में। और हम आगे भी चाहेंगे कि रेकी के बारे में, हीलिंग के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे ऐसे ही नॉलेज लेते रहें। तो थैंक यू सो मच, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। और आशा करती हूँ आगे भी हम इस तरह से मिलते रहेंगे, और हमारे पास जो भी थोड़ा सा नॉलेज है उसको हम ऐसे ही बांटते रहेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा मैं सबको कहती हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, वो तो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है, और ब्रह्मांड के ज्ञान का तो कोई अथाह ज्ञान है, उसका कोई सीमा नहीं होती है। बट हाँ, भगवत कृपा से जो थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को भी सही जानकारी मिले और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।